everyone, this is M. Kumar Sharma and you are watching Grow Shine Classes. Dear viewers, अगर आप चैनल पे नए हैं, please do subscribe the channel and share like the video and hit the bell icon for regular updates. पिछली वीडियो में हमने आपको ओपनिंग जर्नल एंट्रीज करवाई थी, उसके बाद ट्रांसफर जर्नल एंट्रीज करवाई और आज का टॉपिक है एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, दैट मीन्स एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज और कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। यानी आज का जो वीडियो बेस्ड है वो एडजस्टिंग एंट्रीज और कंपाउंड एंट्रीज पर बेस्ड है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज होती क्या हैं? ट्रायल बैलेंस बनने के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने से पहले, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बनने से पहले और ट्रायल बैलेंस के बनने के बाद कुछ हमको एडजस्टमेंट्स नजर आते हैं। लगता है हमें कुछ एडजस्टमेंट करने चाहिए। ठीक है, फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी पड़ती हैं, ठीक है, जिनको कि हम एडजस्टमेंट एंट्रीज कहते हैं। सो आफ्टर मेकिंग ट्रायल बैलेंस एंड बिफोर मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, whatever adjustments are required to be made, whatever journal entries we have to make, those journal entries are called adjustment journal entries. चलिए बात करते हैं सबसे पहले एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज को समझने की। पहला एडजस्टमेंट आपके पास है, ट्रायल बैलेंस के बाहर क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब इसको एडजस्ट करना बहुत जरूरी है, तो इसकी एक जर्नल एंट्री होनी चाहिए। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक जो साल के एंड में रह जाता है, साल के एंड में जो स्टॉक रह जाता है, इसका मतलब वो सोल्ड नहीं हुआ और जब आपने उसको खरीदा होगा तब आपने परचेज अकाउंट डेबिट किया होगा, यानी आपने उसको एक्सपेंडिचर मान लिया है। लेकिन साल के एंड में पता लगा कि स्टॉक बिका ही नहीं, तो फिर खर्चा किस बात का भाई? इसके लिए आपको एक जर्नल एंट्री करनी है कि ट्रेडिंग अकाउंट का आप क्रेडिट कर दीजिए और क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट करना। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री रहेगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये जर्नल एंट्री होगी इसकी, ये देख रहे हैं आप, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास है एनी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। हमें लगा कि जो एक्सपेंसेस हमने ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए हैं, एक्सपेंसेस दरअसल उनसे ज्यादा हैं। हमने ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस जो लिखे हुए हैं उनसे ज्यादा एक्सपेंसेस हमारे साल के बनते हैं। कहने का मतलब, अगर आपने 90,000 सैलरी दी है जबकि सैलरी पूरे स्टाफ की 1 लाख के अराउंड है, इसका मतलब वो 10,000 रुपीज आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग रह गया। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक दिस इज नेसेसरी, साल का एक्यूरेट प्रॉफिट या लॉस पता हमें लगे, इसके लिए हमें करंट ईयर के एक्सपेंसेस को करंट ईयर में ही रिकॉर्ड करना चाहिए। चाहे आपने एक्सपेंस पे किए हैं चाहे नहीं किए हैं, उनको रिकॉर्ड करना चाहिए। बाद में हमको पता लगा कि भाई सैलरी तो करीब खर्चा 1 लाख का बनता है और हमने रिकॉर्ड कर रखा है ट्रायल बैलेंस में सिर्फ 90,000, जबकि 10,000 हमारे सैलरी जो है अभी भी आउटस्टैंडिंग है। सैलरी हो या कोई भी एक्सपेंस हो, रेंट हो, सैलरी हो, कोई भी एक्सपेंस हो, तो उसकी जर्नल एंट्री हम करेंगे कि जो भी रिलेवेंट एक्सपेंस अकाउंट होगा उसको डेबिट होना होगा टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। यानी कि अगर बाय द सैलरी की अगर आप जर्नल एंट्री करना चाहेंगे तो 10,000 रुपये से आपको जर्नल एंट्री और करनी पड़ेगी और आपको लिखना पड़ेगा सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। इसी प्रकार से यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो उसकी जर्नल एंट्री ये होगी, रिलेवेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। सी व्हाट इज जर्नल एंट्री हियर? यस, रिलेवेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी आती है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब इनकम हमने कमा तो ली है मगर वो हमको कैश के तौर पे रिसीव्ड नहीं हुई है, चेक के थ्रू हमें रिसीव्ड नहीं हुई है। इनकम कमा तो ली है मगर हमने अभी ली नहीं है। इसकी जो जर्नल एंट्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक्रूड इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू रिलेवेंट इनकम अकाउंट। एक्रूड इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू रिलेवेंट इनकम अकाउंट। सपोज कर लो आपको रेंट मिलना चाहिए 1 लाख रुपए और आपको रेंट मिला है सिर्फ 90,000, तो 10,000 आपका जो रेंट है वो अभी भी रिसीवेबल है। इसका मतलब उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि करंट ईयर की इनकम है, अदरवाइज आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत प्रॉफिट या गलत लॉस देगा करंट ईयर के लिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक करंट ईयर के एक्सपेंसेस के साथ करंट ईयर के जो रेवेन्यूज हैं, इनकम्स है, उनको मैच करना बहुत जरूरी है।
अगर रेंट रिसीव्ड हुआ है 90,000 जबकि पूरा 1 लाख रुपए रेंट रिसीव्ड होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हमको 10,000 की एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी चाहिए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो रेंट रिसीव्ड है वो सिर्फ 90,000 दिख रहा है, जबकि टोटल रेंट जो रेंटल इनकम है करीब 1 लाख रुपए की है। तो उसके लिए जब अगर जेन्युइनिटी स्टूडेंट बनाएगा तो वही लिखेगा एक्रूड रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड या रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास फर्दर बैड डेट गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाहर जो है बैड डेट दे रखा है, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई बैड डेट है उसको छोड़ करके ये एडिशनल बैड डेट हुआ है, जिसका कि हमें पता लास्ट में लगा जब हमारा ट्रायल बैलेंस बन चुका था। अब क्या करें, अब आपको फाइनल अकाउंट बनाने से पहले इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करना बहुत जरूरी है, और इस सूरत में आप जर्नल एंट्री करेंगे बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, यानी इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, अगर आपको लिखा हुआ है न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट दिस मच अमाउंट, लेट देयर इज नो ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट, कोई पुराना प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं है और ट्रायल बैलेंस बन चुका है, आपको ध्यान आ रहा है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना है। इस समय जर्नल एंट्री की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बैड डेट और टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। टेस्ट दी सी ट्राई टू सी दिस एंट्री is profit and loss account debited to provision for bad debt. Next comes sixth adjustment, any expense paid in advance. कभी कभी हम जो है कोई एक्सपेंस एडवांस में दे देते हैं, वो हमारी एसेट है क्योंकि हमने वो हमारे करंट ईयर का खर्चा है ही नहीं, दिख रही है वो 1,20,000 दिख रही है, इसका मतलब खर्चा तो केवल करंट ईयर का 1 लाख तक का बनता है, तो फिर हमें इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज करने की जरूरत है। उस सूरत में हम लोग एक एंट्री करते हैं प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, यानी प्रीपेड सैलरी हमारी एसेट है और एसेट जब जब क्रिएट होती है तब तब वो डेबिट होती है, और सैलरी हमारा एक्सपेंस है जो ट्रायल बैलेंस में 1,20,000 दिख रहा था, उसको हमने कैंसिल कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ऑल लॉसेज एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं जब खर्चे बढ़ाए जाते हैं, और यहाँ पर तो हमने खर्चा घटाना है तो सैलरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। इसी प्रकार से यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, जर्नल एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू रिलेवेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। ये थे हमारे एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज। डियर स्टूडेंट्स, के बाद चलते हैं व्हाट इज कंपाउंड जर्नल एंट्री। मैंने कहा था आज का जो वीडियो बेस्ड है वो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज पर बेस्ड है और कंपाउंड जर्नल एंट्रीज पर बेस्ड है, यानी टुडेज वीडियो इज टोटली बेस्ड ऑन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज एंड कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर लाइक द वीडियो। नाउ लेट्स एक्सप्लेन कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं? जब जर्नल एंट्रीज में जब एक ही जर्नल एंट्री के अंदर एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हो या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हो, एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट भी हो रहे हैं, एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट भी हो रहे हैं साइमल्टेनियसली एक साथ, then such journal entries are called compound journal entries. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। गुड्स अमाउंटिंग टू ₹1 lakh sold to K Lal and companies, 30% on cash basis and remaining on credit basis. 1 लाख का गुड्स हमने सोल्ड किया है के लाल एंड कंपनी को, जिसमें कि 30% कैश बेसिस पर है और 70% क्रेडिट बेसिस पे है। इसका मतलब आपकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? इस समय आप गुड्स बेच रहे हैं तो आपके पास पैसा आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिटेड, या मॉडर्न रूल के मुताबिक कोई भी एसेट जब क्रिएट होती है, इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। साथ में केलाल एंड कंपनी हमारी डेटर है तो केलाल एंड कंपनी अकाउंट भी डेबिट होगा, और 2 लिखेंगे हम सेल्स ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड, और मॉडर्न रूल के मुताबिक सारी रेवेन्यू क्रेडिट होती है जब कोई इनकम क्रिएट होती है। इसकी जर्नल एंट्री देखिए इस प्रकार से, 30,000 कैश अकाउंट डेबिटेड, 30,000 केलाल अकाउंट डेबिटेड, हमारा डेटर है डेबिट हो गया, टू सेल्स ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। नेक्स्ट कंपाउंड जर्नल एंट्रीज देखिए, इस जर्नल एंट्री में देखिएगा, इस जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट और केलाल अकाउंट 2 अकाउंट एक साथ डेबिट हो रहे हैं, इसलिए कंपाउंड जर्नल एंट्री है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख बॉट फ्रॉम जी लाल एंड कंपनी, 30% ऑन कैश बेसिस पे खरीदा, 70% क्रेडिट बेसिस पे खरीदा एंड कैश डिस्काउंट रिसीव किया, 1% पेमेंट मेड थ्रू चेक एंड कैश इक्वली।
यहाँ पे हमने गुड्स परचेज कराया 1 लाख का जीलाल एंड कंपनी से। नाम आया ऐसा लग रहा उधार है, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरा पढ़िए। 30% कैश बेसिस पे खरीदा हमने और 70% हमने क्रेडिट बेसिस पे खरीदा। साथ में हमें 1% डिस्काउंट भी मिल गया। अब जो हमको डिस्काउंट मिलेगा ना, वो कैश परचेज पे मिलेगा, क्रेडिट परचेज पे नहीं, क्योंकि कैश डिस्काउंट जो हमको रिसीव्ड होता है वो कैश परचेज पे होता है, और कैश डिस्काउंट जो हम अलाउ करते हैं वो कैश सेल्स पे होता है, यानी कैश ट्रांजेक्शन पे कैश डिस्काउंट का जो कि रिलेशन होता है। पेमेंट मेड थ्रू चेक, और पेमेंट आपने चेक के थ्रू और कैश के थ्रू इक्वली करी है। अब देखिए 1 लाख का 30% 30,000 होता है, 30,000 हमने इसका मतलब कैश बेसिस पे खरीदा, तो 30,000 पे 1% हमें डिस्काउंट मिलेगा, वो जो है कि 300 के बराबर होगा। इसका मतलब हमको पेमेंट मालूम कितनी करनी पड़ेगी, 30,000 में से हमको 300 माइनस करने हैं, यानी 29,700 की हम पेमेंट करेंगे। जनरल एंट्री ये होगी डियर स्टूडेंट्स, परचेज अकाउंट डेबिटेड 1 लाख रुपीज, टू कैश 14,850, टू बैंक 14,850, एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड 300, एंड टू जीलाल एंड कंपनी, ये क्रेडिट बेसिस पे है, ये हमारा क्रेडिटर बन चुका है। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी जब जब क्रेडिट होती है तब तब लायबिलिटी बढ़ती है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अमाउंट आए हैं। ये अमाउंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये अमाउंट आप देख सकते हैं। अमाउंट इस तरीके से आए हैं, 1 लाख की हमारी टोटल हमने परचेज करी थी, जिसमें से 30% 30,000 रुपये आपकी कैश परचेज है और 70,000 आपकी क्रेडिट परचेज है। 30,000 का 1% 300 डिस्काउंट होता है। 300 डिस्काउंट घटाने के बाद ये जो अमाउंट आएगा यहाँ पे 29,700 आएगा। दिस इज 29,000, दिस इज 29,000। 29,000 का आधा कैश पेमेंट 14,850 कैश पेमेंट करेंगे। इसमें लिखा हुआ था कि पेमेंट इज टू बी मेड थ्रू चेक एंड कैश इक्वली, तो 14,850 कैश में पेमेंट होगी एंड 14,850 चेक के थ्रू पेमेंट होगी। इस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा था कि जो है कि टू कैश 14,850, टू बैंक 14,850। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगला वीडियो टोटली बेस्ड होगा जर्नल एंट्रीज पर, वेरियस टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, नियर अबाउट 30 journal entries. So see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.